एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई आगे बात करने वाले हैं आज एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको हिंदी मीडियम का पार्ट 2, जिसमें इसके पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने सदीस और हदीस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। पूरे एक एक डिटेल्स के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। 3 से 4 वीडियो के अंदर मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया है। उसका न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो कुछ दिनों में बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। आज हम उसके नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, मात्रक एवं विमाएँ। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है एक तरह से वो क्या है, मात्रक, विमाएँ एवं मात्रक, जिसके बारे में आपको फर्दर पूरी स्टडी करवाऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो यूनिट, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला एंड मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो यूनिट, मेजरमेंट और आपका डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खास बात होने वाली है। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, मात्रक, विमाएँ एवं मापन। इसका सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहला आर्टिकल है, वो है भौतिक राशियाँ। जैसे भौतिक राशियों में मैं बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा बल, विस्थापन, कार्य, ये सब किस में आते हैं, भौतिक राशियों में आते हैं। किस में आते हैं, भौतिक राशियों में। तो ऐसी राशियाँ जिसके पास क्या होता है, उसकी खुद की विमा भी हो, उसका कोई मात्रक भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं, या जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या, भौतिक राशियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो वह राशि जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया तथा व्यक्त किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वह राशि जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें किस में आएगी, भौतिक राशियों में आती। उदाहरण के लिए क्या क्या होता है हमारे पास, लंबाई, ठीक है ना, एक भौतिक राशि हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया और बल हो गया। तो ये भौतिक राशि की परिभाषा हो गई कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, या फिर उसके द्वारा कहीं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को या दूसरी भौतिक घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारे पास भौतिक राशियाँ कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, काफ़ी शानदार। वैसे एग्जाम अगर 11th में अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये नॉर्मली है, दूसरे शब्दों में जीवन में विभिन्न घटनाएं, सुखी दुखी इत्यादि भौतिक राशियाँ नहीं है। यहाँ पर अगर सुख दुख की बात करें तो आपको कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें हम माप नहीं सकते। भाई किसके जीवन में कितना दुख है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। किसके जीवन में कितना सुख है, इसको भी हम मेज़र नहीं कर सकते। कितना सुख आने वाला, कितना दुख आने वाला, ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स होती है भौतिक राशि के अंदर क्लियरली नहीं आती, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भौतिक राशियों में उतना ही, ऊपर वाले में। अब देखिए यहाँ पर एक नया आर्टिकल आता है, भौतिक राशियों, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जनरली मैं इसकी एक और परिभाषा इस फॉर्मूले के द्वारा लिख सकता हूँ। जो भौतिक राशियाँ होती है वो जनरली परिमाण तथा उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड के ऊपर लिख के बताऊँ आपको तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो भौतिक राशि आ जाएगी, वह राशि यह परिमाण तथा मात्रक का गुणन फल होती है। क्या होती है, परिमाण और मात्रकों का क्या होती है, गुणनफल होती है। इसको जनरली भौतिक राशि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, PQ। PQ इंग्लिश में लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ इज इक्वल टू N इंटू U। N क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाण हो जाएगा, और U क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, हम बाजार में कोई सामान लेने गए तो हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा, अपने घर से लेकर मार्केट तक का कुछ क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो जो डिस्टेंस है, जैसे A मेरा क्या है, घर है, और यहाँ से मैं मार्केट में गया, बाजार में। तो अगर मैं बाजार में गया तो यहाँ से मेरे घर से बाजार B तक की जो दूरी है वो मैंने मान ली कि 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर, ये समथिंग है, मान के रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 जो है, ये 5 क्या हो गया, परिमाण हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। अगर मैं इसे ऐसे बोलता हूँ कि मेरे घर से बाजार तक का जो दूरी है वो 5 है, तो 5 हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। 5 क्या, तो हमने बीच में उसके ये मात्रक है वो यूज़ करा, क्या, कि किलोमीटर।
किलोमीटर। जैसे हम हमारा नाम के पीछे हमारा सरनेम में लगाते हैं, तो सरनेम में क्या होता है कि स्पेसिकली हमें उस चीज़ के बारे में बता देता है कि आप इस क्या कॉस्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सरनेम में क्या ये। जैसे नाम अगर पर्टिकुलरली मैं लेता हूँ, गोपाल लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, श्याम लेता हूँ, तो श्याम नाम के बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, पर उसके पीछे उसका अगर सरनेम में लिखता है तो दैट इज रिप्रेजेंट उसका मात्रक रिप्रेजेंट करता है वो। तो वैसे 5 के पीछे हमने क्या रखा, किलोमीटर। तो किलोमीटर अगर आ गया तो ये किसका मात्रक होता है, लंबाई का। ऐसे ही अगर मैं सामान लेके आया, जैसे मान लीजिए मैं कोई मात्रा लेके आया, 1 किलो लेके आया, तो 1 किलो की बात करूँ तो एक मेरे पास क्या हो गया, परिमाण हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। मतलब कोई मैं द्रव्यमान लेके आऊँ, क्या आऊँ, कोई द्रव्यमान लेकर आऊँ। जैसे घड़ी में कोई समय होगा, जैसे मान लीजिए 10 मिनट, किसी ने बोला कि 10 मिनट में मैं आता हूँ, मिनट, ठीक है ना। तो 10 का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास परिमाण हो गया, और मिनट क्या हो गया, मेरे पास उसका मात्रक हो गया। तो पीछे मिनट लग गया, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। पीछे किलोग्राम लग गया, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है। पीछे मीटर लग गया, किलोमीटर लग गया, या फिर सेंटीमीटर लगा दिया, मतलब वो कहीं ना कहीं लंबाई की बात या दूरी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ जनरली क्या होती हैं, हमारे पास परिमाण तथा मात्रक का क्या होती है, गुणनफल होती है। इसको हम पीके के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए अगेन वी विल कम ऑन माय पीडीएफ फाइल। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों में, दैट इज परिमाण और मात्रक। इसको n इंटू यू से लिखते हैं, ठीक है ना। जहाँ n क्या आंकिक मान होता है, आंकिक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, 1 2 3 4 या जो भी आ जाए, और u क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए किसी भी मात्रा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर, अच्छा n इंटू यू, भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ कोई सी भी हो सकती हैं, तो अगर n और u को मैं क्या मान लूँ, नियत मान लूँ, तो इससे मैं क्या लिखता हूँ, n1 u1 बराबर n2 u2। ये बड़े काम का चीज़ है। अगर मैं आगे जाके भौतिक राशियों के अनुप्रयोग पढ़ाऊँगा, या मात्राओं के या विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ाऊँगा, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। क्योंकि हम मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक पद्धति से दूसरे पद्धति में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। वहाँ पर इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो यहाँ पर अगर n और u क्या है, नियतांक हो जाए, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2। और एक चीज़ और क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये कैसे, क्योंकि n u के क्या है, n और u का जो गुणनफल है वो क्या है, एक नियत राशि है। क्या नियत राशि है, तो नियत राशि है, तो n क्या हो जाएगा, u के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, n क्या हो जाएगा, u के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, n1 u1 बराबर n2 u2, ठीक है। चलिए भौतिक राशि का परिमाण मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसका मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना कम होगा। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ की बात करूं, तो एक तरफ मैंने n लिख दिया, एक तरफ मैंने u लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बेसिकली ग्राफ की बात करूं, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। क्योंकि n क्या है, u के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, n क्या है, u के व्युत्क्रमानुपाती। जिसका मात्रक जितना बड़ा होगा उसमें n का मान क्या होता है, उसका परिमाण उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम ग्राफिकली बात कर सकते हैं। चलिए बेसिक बातें मैंने आपको बता दी किसके बारे में, मात्र भौतिक राशियों के बारे में। आगे बात करते हैं। अब भौतिक राशियों में आगे क्या चीज़ आएगी हमारे पास, एक सेकंड है ना, भौतिक राशियों तक हो गया हमारे पास क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भौतिक राशियाँ, उसमें दो चीज़ और हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहली, भौतिक राशियों के प्रकार में अगर मैं बात करूँ, तो पहला आ गया अनुपात। अनुपात जो हमने क्या निकाला, n और u का अनुपात निकाला। जब भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है, जब एक भौतिक राशि दो समान राशियों का अनुपात होती है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मैं इसमें एक बात करूं, विकृति हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विकृति, आगे चैप्टर में बताऊंगा। विकृति की बात करूं तो विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो हमारे पास क्या होता है, एक ही भौतिक राशि है लेकिन उसकी दो समान राशियों का क्या अनुपात है। एक में हमने लंबाई का क्या कर दिया, अनुपात ले लिया, लंबाई का अनुपात, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए ऊपर अगर मैं बात करूं, तो ऊपर अगर लंबाई की बात करूं तो इसको हम किस में मापेंगे, मीटर में, और नीचे भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो इसी भौतिक राशियाँ, एक भौतिक राशि जो दो समान राशियों का क्या होती है, अनुपात होती है। दो समान राशियों मतलब ऊपर भी क्या आ रही है मेरे पास, लंबाई मीटर आ रहा और नीचे भी क्या आ रहा, मीटर आ रहा। तो ऐसी राशि क्या कहलाएगी, भौतिक मात्रक विहीन राशि कहलाएगी, या उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर विकृति जो आती है, विकृति मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको,
तो विकृति एक कैसी है, मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकहीन, जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दे रखा है। वैसे आपेक्षिक घनत्व मतलब हमें किसी का भी आपेक्षिक घनत्व निकालना। तो वस्तु का द्रव्यमान, कोई भी वस्तु हो गई, जैसे अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, ठीक है ना, किसी भी द्रव की बात करूँ, तो मान लीजिए मैंने ऊपर ले लिया कोई सा भी द्रव ले लिया, ऑयल ले लिया, तेल ले लिया, और नीचे क्या लेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो यहाँ पर ऊपर भी घनत्व की बात करी, लेकिन ये कोई भी वस्तु हो गई, और नीचे भी किसकी बात हो रही, घनत्व की होगी। घनत्व हमारे पास क्या होता है, घनत्व होता है हमारे पास द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, घनत्व का मान होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए ऊपर अगर मैं बात करूँ तो द्रव्यमान को हम किसमें, घनत्व को डी से प्रदर्शित करूंगा, m बटा v। तो अगर द्रव्यमान की बात करूँ तो द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, और आयतन को किसमें मापते हैं, मीटर की घात 3 में। कैसे लिखना अभी 2 मिनट बाद अभी आएगा। इसके बाद कैसे हम आर्टिकल को बात करेंगे, किलोग्राम कैसे लिख दिया और मीटर क्यूब कैसे लिख दिया। तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऊपर कोई वस्तु है, उसका घनत्व भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है, और नीचे वाले का भी क्या आ रहा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ रहा है। तो यहाँ पर एक ही भौतिक राशि, मतलब ऊपर वाली वस्तु का घनत्व, यहाँ पर भी घनत्व की बात हो रही है, नीचे भी किसकी बात हो रही है, घनत्व की बात हो रही है। तो दोनों का जो मात्रक है वो अगर समान हो जाए तो आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि हो जाएगी मेरे पास, मात्रक विहीन राशि होगी, मतलब उसका कोई भी मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या एक अनुपात है। क्या है, मेरे पास एक अनुपात है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मैंने अपवर्तनांक, कक्षा 12वीं में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आएगा। अपवर्तनांक को बेसिकली म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग बात करूँ तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो वेग का मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और माध्यम में, किसी भी माध्यम में, जैसे मैं पानी में बात कर लेता हूँ, तो पानी में उसका वेग होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने मान के रखा है ना, एग्जैक्टली नहीं, इट इज़ नॉट एक्यूरेट वैल्यू। तो अगर इतना होता है तो देखिए ऊपर भी मीटर पर सेकंड आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, तो यहाँ पर 3/2.5 ये मेरे पास एक अनुपात आ गया। क्या एक अनुपात आ गया, ऊपर वाला मात्रक नीचे वाले मात्रक से कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली एक अनुपात आ गया। तो जो अपवर्तनांक होता है ना, इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में किरण प्रकाशी के अंदर, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक भी एक कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है। दूसरा विकृति, विकृति के बारे में अभी मैं बता दिया, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा, मतलब लंबाई में परिवर्तन की दर बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई। तो ऊपर भी लंबाई का मात्रक मीटर है, नीचे भी लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो विकृति भी एक कैसी राशि हो गई हमारे पास, मात्रक विहीन राशि हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अदिश के बारे में। आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले वाला जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था वो हमने सदिश अदिश ही बात किया था, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, सदिश और अदिश के बारे में। तो देखिए अदिश यहाँ पर आ गया, कौन सी हमारे पास, अदिश, केवल जिसके पास क्या होता है, परिमाण है। इन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, जहाँ पर दिशा का ज्ञान ना हो, केवल किसका ज्ञान हो, परिमाण का। क्या मात्र लंबाई हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया और ऊर्जा हो गया, ये सारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। एक बात ध्यान रखना, भौतिक राशि का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है, भौतिक राशि का परिमाण ऋणात्मक हो सकता है। इस स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राशि का आंकिक मान ऋणात्मक होता है, जबकि ऋणात्मक है ये दिशा को नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी मान आएगा ऋणात्मक, अगर कोई वैल्यू आ गई, ठीक है ना, जैसे कार्य किया हमने -2 जूल, क्या किया, जैसे कोई वस्तु पे कार्य हो गया -2 जूल। आपने पढ़ा होगा कि जो कार्य होता है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो उस कंडीशन में अगर ये ऋणात्मक आ गया तो यहाँ पर ये दिशा को प्रदर्शित नहीं कर रहा, ये उसके आंकिक मान को प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है, उसके आंकिक मान को, ठीक है। तो अदिश राशियों में अगर कोई भी चीज़ ऋणात्मक आती है तो ये उसके मान को दर्शाती है, ठीक है ना, हमारी दिशा के बारे में नहीं दर्शाती है, ठीक है ना। और कार्य कैसी राशि है हमारे पास, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि आगे बात करते हैं इसमें, इधर आ जाओ बेटा। चलिए भाई, क्या अदिश राशियों के योग और अंतर को सामान्य नियमों की सहायता से जोड़ा या घटाया जा सकता है। हाँ भाई, ये बात याद रखना, ये मैं आपको सदिश अदिश में भी पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कर चुका हूँ कि अदिशों राशियों के योग और अंतर के सामान्य नियमों की सहायता से हम जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क किया, उसको लिखा मैंने 2 जूल, और कोई और एक और वर्क लिया, उसको लिया 3 जूल, ठीक है ना, 3 जूल। तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ भी सकते हैं और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। 2 जूल में से 3 जूल को घटा दो, या फिर 2 जूल में 3 जूल को क्या कर दो, जोड़ दो। तो हम अदिश राशियों को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सदिश के बारे में। तो सदिश राशियाँ वो होती है, अगला आर्टिकल क्या आ गया मेरे पास, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ में बता दें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, और जो सदिशों के योग का नियम का क्या करती है, पालन करती है। इसके ऊपर बहुत जोर देकर मैंने आपको विद्युत धारा का एक एग्जाम्पल दिया था सदिश के अंदर, कि धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी वो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि वो अदिश योग का पालन करती है, सदिश योग का पालन नहीं करती है। तो वे राशियाँ जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, सदिश राशियाँ को सदिश बीजगणितीय योग के नियम का अनुसार जोड़ा जाता है या घटाया जा सकता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, विस्थापन मेरे पास एक सदिश राशि है, वेग मेरे पास एक सदिश राशि है, क्योंकि इनके पास दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है ना। चलिए भाई, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, यहाँ तक तो हमने डिटेल कर ली थी। अब भौतिक राशियों में दो चीज़ आती है, एक आता मूल मात्रक और एक आता व्युत्पन्न मात्रक। हमारे मूल मात्रकों में हमने 7 तरह की भौतिक राशियों को फिक्स कर रखा कि इनके मात्रक यही होंगे। ठीक है ना। जैसे हम अगर नोट की बात करें या पैसे की बात करें तो 1 रुपये से स्टार्टिंग करके हम 100 तक लेके जाते हैं। एक रुपये को हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 रुपये के कॉइन को हमने फिक्स कर दिया कि हम इसे क्या बोलेंगे, 1 रुपया बोलेंगे। वैसे हमने कुछ भौतिक राशियाँ और उनके मात्रकों को क्या कर दिया, फिक्स कर रखा है, जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उनको हमने फिक्स लेके रखा है। हाँ, उसके बाद जो व्युत्पन्न राशियाँ आती है, ये क्या होती है, इन मूल राशियों की वजह से क्या होती है, उत्पन्न होती है। मतलब मूलभूत राशियों के कारण ही हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशियों को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मूलभूत राशियां। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास क्या, मूलभूत राशियां, जैसे मूल राशियां भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। प्रकृति में विद्यमान कई भौतिक राशियों में से कुछ ही राशियां ऐसी होती है जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना। परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इन्हें निरपेक्ष राशियां भी कहते हैं, या फिर इन राशियों को मूलभूत राशियां अथवा मूल राशियां भी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी राशियां जो खुद क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी और अन्य राशि भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे मैं बात करूँ लंबाई की, तो लंबाई की कोई भी चीज़ को मापा तो लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करेगी, द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करेगा, समय किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये जो राशियाँ हैं, कैसी राशियाँ हमारे पास, एक तरीके से मूलभूत राशियाँ। लेकिन वैसे ही मैं अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, वेग के बारे में या चाल के बारे में, जो कक्षा 9वीं में आप पढ़ के आए, तो चाल के बारे में बात करें तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी मतलब क्या बोल सकते हैं, लंबाई, और समय हमारे पास सेकंड में आ जाता। तो दूरी और समय पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूरी और समय आएगा जब हम चाल के बारे में बात कर सकते हैं। किसी वस्तु के ऊपर हम कोई बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु के ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ F न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है। तो जो बल होता है, बल बराबर कितना होता है, मास गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण आएगा जब भी हम किसकी परिकल्पना कर सकते हैं, बल की परिकल्पना कर सकते हैं। तो बल में बेसिकली दो चीज़ आएगी, एक द्रव्यमान आएगा और एक त्वरण आएगा। ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान को डिफाइन करने के लिए हम एक ही चीज़ लेंगे, किलोग्राम में, ये किसी और पर निर्भर नहीं करती। तो मूलभूत राशियाँ वो होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है। चलिए भाई, यहाँ की पूरे आर्टिकल की डेफिनेशन आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। पूरा डेफिनेशन याद रखिएगा। मूलभूत राशियाँ भी कहते हैं क्योंकि अन्य राशियाँ इन पर निर्भर नहीं करती है। इन राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ जाइए ये, और दूसरा आता है हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास मूलभूत राशियाँ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में। किसके बारे में, व्युत्पन्न। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशियाँ वो होती है जो मूल मात्रकों या मूल राशियों की सहायता से हम उसे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। वो राशियाँ क्या कहलाती है मेरे पास, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, जो बेसिकली मूलभूत राशियों के ऊपर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो अन्य सभी भौतिक राशियों को मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों से भाग अथवा गुणनफल द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, मतलब उसके द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताया था, चाल। चाल क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, एक तरह से लंबाई बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, लंबाई। और समय तो हमारे पास एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर ये जो चाल है ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, ये जो चाल है ये एक तरीके से लंबाई पर और समय दोनों के द्वारा निर्भर कर रखी है। लंबाई एक खुद में मूलभूत राशि है और समय एक क्या अपने पास खुद में मूलभूत राशि है। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ एक वो होती है जो किसी भी मूलभूत राशियों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है।
देखिए यदि लंबाई को मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो मूलभूत, ये एक अच्छा एग्जांपल दे रखा, मूलभूत राशि के रूप में परिभाषित किया जाए तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आप जानते ही हैं क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। दो विमाओं को, एक लंबाई ले ली और एक क्या ले ली, चौड़ाई ले ली, दो भुजाओं को बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वर्ग बना दिया, एक वर्ग बना दिया है ना, इसको ये मैंने बोल दिया क्या, लंबाई, और इसे मैंने क्या बोल दिया, चौड़ाई बोल दिया। वैसे वर्ग के अंदर लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, इनका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। मतलब क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर करता है। वैसे हमारे पास आयतन आ गया, आयतन में 3 आ गया, लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया और ऊंचाई आ गया, ठीक है ना। लंबाई से उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात लंबाई की घात 2 अथवा 3 के साथ व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे लंबाई की हमने बात करी, व्हाट हैपन, जैसे मैंने किसके बारे में बात करी, लंबाई के बारे में बात करी, सॉरी क्षेत्रफल के बारे में बात करी। तो अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं तो क्षेत्रफल का मात्रक, जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी क्षेत्रफल अगर आया मेरा क्षेत्रफल, तो जैसे मान लीजिए 10 आ गया, तो 10 के पीछे हम क्या लगाते हैं, मीटर की घात 2 लगाते हैं, मीटर की घात 2 लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और यहाँ पर उसकी घात हमने क्या लगा दी, 2 लगा दी, तो किसकी बात हो रही, बेसिकली क्षेत्रफल की बात हो रही। ऐसे अगर मैं आयतन की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, आयतन की बात करूँ, आयतन लीटर में भी लेते हैं और मीटर क्यूब में भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 आ गया, 4 मीटर की घात 3 आ गया, तो मीटर क्या हो गया मेरे पास, एक तरह से मीटर हो गया किसका, लंबाई का मात्रक, और उसकी घात क्या आ गई, 3 आ गई, तो मीटर की घात 3 आ गई, है ना। तो ये किसकी बात हो रही मेरे पास, बेसिकली आयतन की बात हो रही, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाइए वापस से PDF में। तो लंबाई की घात के 2 या 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई इधर आ जाते हैं हम वापस से। हाँ, भौतिक राशियों का समुच्चय द्वितीय, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। मूलभूत व्युत्पन्न मात्रक, मात्रकों की पद्धति, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। फिर आप आते हैं किसके ऊपर, पद्धति के ऊपर। ये जो बेसिकली लिखी है ये मेरे पास क्या है, मूल राशियाँ, ये सारी कैसी राशियाँ, मूल राशियाँ। कैसी राशियाँ भाई, मूल राशियाँ। अब देखिए मूल राशियों में 7 तरह की राशियाँ होती है। कितने तरह की होती है, 7 तरीक़े की मूल राशियाँ होती है। एक होती है लंबाई, पहले लंबाई हो गई, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा हमारे पास समय हो गया, चौथा हमारे पास विद्युत धारा हो गया, पाँचवा हमारे पास तापमान हो गया, छठा हमारे पास विद्युत ज्योति तीव्रता हो गया, और सातवां हमारे पास पदार्थ की मात्रा हो गया। ऑर्डर ऑफ विजय हो गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास मूल राशियाँ क्या है, लंबाई है। सबसे पहले क्या है, लंबाई है। लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे भाई, मीटर में। और उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, मीटर का प्रतीक हो जाएगा हमारे पास m, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास क्या आ गया, लंबाई आ गया। दूसरा मेरे पास क्या आ गया भाई, द्रव्यमान आ गया। तो द्रव्यमान को किस में माप रहा हूँ मैं, किलोग्राम में माप रहा हूँ, ठीक है ना। और उसका मात्रक क्या आ गया मेरे पास, kg, प्रतीक क्या आ जाएगा मेरे पास, kg। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गई, समय। समय भी एक मूलभूत राशि है। इसको किस में मापेंगे हम, सेकंड में मापेंगे। किस में मापेंगे, सेकंड में। और प्रदर्शित किससे करेंगे, s से, ठीक है ना। चौथा मेरे पास आ गया विद्युत धारा। विद्युत धारा भी हमारे पास क्या होती है, एक तरीके से मूलभूत राशि होती है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जिसका मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ए के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। पांचवा मेरे पास क्या हो गया, ताप हो गया। तापमान को, ताप को मापने की बहुत सारी मात्रक आते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है, फ़ारेनहाइट भी आ गया। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों में मेजर करते हैं। फिर एक र्यूमर स्केल भी आती है, फिर एक केल्विन भी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली बात करो ताप की, तो पानी अगर उबल रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम बात करें तो ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन का। अभी हम कौन सा मात्रक लेंगे, केल्विन, ठीक है ना। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, के द्वारा। छठे नंबर का आता है पदार्थ की मात्रा। छठा क्या आता है, पदार्थ की मात्रा। ये वाली जो यूनिट है बेसिकली केमिस्ट्री में यूज़ होती है। किस में होती है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी होती है, जहाँ पर मैं थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर भी क्या होगी, इसमें पदार्थ की मात्रा के बारे में यूज़ होगा। तो पदार्थ की मात्रा हो जाएगी मोल, और उसको हम किससे लिखेंगे, MOL से। और 7वें नंबर की होती है मूलभूत राशियाँ कौन सी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब जो लाइट आ रहा है उस प्रकाश की तीव्रता को निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, कैंडिला में। किस में मेजर करते हैं, कैंडिला में। तो उसको हम किससे लिखेंगे, CD से लिखेंगे। तो ये 7 तरह की मेरे पास क्या हो गई, भौतिक राशियाँ हो गई, मूलभूत भौतिक राशियाँ हो गई। क्या हो गई, मूलभूत भौतिक राशियाँ, जो स्वतंत्र रूप में होती है, किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। वो क्या कहलाती है, मेरे पास मूलभूत भौतिक राशियाँ। तो ये 7 प्रकार की होती है, याद रखना है पूरी चीज़, ठीक है ना।
इसके बाद की जो भी राशियां आएगी वो कैसी राशियां आ जाएंगी मेरे पास, व्युत्पन्न राशि आ जाएगी। इनकी सहायता से मैं व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करूंगा या फिर उनको निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको क्लियरली, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेरे पास, क्या, मात्रकों की पद्धति। क्या आती है, मात्रकों की पद्धति। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मात्रकों की पद्धति, ये है ना। अब जो मात्रकों की पद्धति है वो बेसिकली 4 पद्धतियां होती है। हम यहाँ पर 4 पद्धतियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एसआई पद्धति, जो पूरे फिजिक्स के अंदर कोई सा भी सिस्टम, कोई सी भौतिक राशि है, उसका मात्रक अगर लिखा होगा तो बेसिकली किस में लिखा होगा, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति होती है सिमिलर, एक पद्धति में पढ़ाऊंगा एमकेएस पद्धति। क्या पढ़ाऊंगा, एमकेएस पद्धति। तो यहाँ पर एसआई पद्धति लगभग एमकेएस पद्धति की क्या होती है, बराबर होती है। तीसरी पद्धति होती है मेरे पास सीजीएस पद्धति। कौन सी होती है, सीजीएस पद्धति, ठीक है ना। और चौथी पद्धति होती है मेरे पास एफपीएस, एफपीएस। तो 4 पद्धतियों के बाद हम बात करेंगे, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस। तो मात्रकों को व्युत्पन्न, कोई सी भी राशि है, मूलभूत राशियां या व्युत्पन्न, दोनों मात्रकों का समुच्चय मात्रकों की पद्धति कहलाती है। सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, क्या भाई, इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी किससे, सीजीएस पद्धति से। तो हम सीजीएस की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआई पद्धति के बारे में। कौन सी एसआई पद्धति दी है के ऊपर इन्हें, आजा बेटा आजा, ये भाई इसमें 4th नंबर पे दे रखा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो पद्धति आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, एसआई पद्धति आएगी। क्या आएगी मेरे पास, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में बात करूं, देखिए पद्धति में बेसिकली मैं बात करूंगा लंबाई की। किसकी बात करूंगा, लंबाई की। तो लंबाई को किस में मापेंगे, एसआई पद्धति में मीटर में मापेंगे। फिर द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे, हम किलोग्राम में मापेंगे। किस में मापेंगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम मापते हैं किस में, किलोग्राम में मापते हैं, याद रखना भाई। और तीसरी चीज़ आती है क्या, समय। अभी मैंने आपको जो मूलभूत राशियां बताई थी, ठीक है ना, 7 प्रकार की, उसमें पहली लंबाई, द्रव्यमान और समय था। तो समय को किसमें मापेंगे, हम सेकंड में मापेंगे। तो पहली पद्धति वो होती है जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई, पहली पद्धति क्या होती है, एसआई। इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। याद रखना क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। मात्रकों की ये यूनिट्स ऑफ सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति। क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति। सबसे पहली एसआई पद्धति जो अधिकतर पूरे फिजिक्स में यूज होगी वो कौन सी होगी, एसआई पद्धति यूज होगी, जिसमें लंबाई को मीटर में, या जितनी भी मूलभूत राशियां मैंने आपको बताई उनका जो मात्रक मैंने बताया वो एक तरह से किसमें लिखा है, एसआई पद्धति में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम आता है वो मेरे पास आता है कौन सा, सीजीएस सिस्टम। कौन सा आता है, नंबर 2 हम बात करेंगे सीजीएस। सी जी और एस, कैपिटल में लिख लेता हूँ, स्मॉल में लिख लीजिए, सीजीएस। सी का मतलब होता है लंबाई। लंबाई को हम मापेंगे किसमें, सेंटीमीटर। सी मतलब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर। तो लंबाई को हम किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे भाई, द्रव्यमान को मापेंगे किसमें, ग्राम में। किस में मापेंगे, ग्राम में। और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो ऐसी पद्धति जहां पर लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है वो कहलाती है मेरे पास कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति। ठीक है, हमारे पास एसआई पद्धति ये जो होती है ये वाली और सीजीएस पद्धति ये दोनों इंडिया में चलती है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है क्या, एमकेएस पद्धति। थर्ड वाली क्या होती है हमारे पास, एमकेएस। एम मतलब होता है लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है ना। द्रव्यमान के मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में। और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो ऐसी पद्धति जहां पर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं वो कहलाती है मेरे पास एमकेएस पद्धति। ये लगभग एसआई पद्धति की बराबरी होती है। और जो चौथी पद्धति होती है उसको हम बोलते हैं एफपीएस। एफपीएस इसका फुल फॉर्म आ जाएगा फूट कॉमा पाउंड कॉमा सेकंड, फूट पाउंड सेकंड।
ठीक है ना। फुट का किसको, फुट में किसको मापेंगे, लंबाई को। लंबाई को किस में मापेंगे भाई, फुट में मापेंगे। 2 फुट या 3 फुट, जैसे फीट मापते हैं ना, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, तो वो एक तरह से FPS सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अधिकतर फॉरेन कंट्रीज़ में FPS सिस्टम का यूज़ होता है। जैसे आप बाजार में अगर केक लेने जा रहे हैं तो केक किस में पूछा जाता है, कितने पाउंड का केक चाहिए, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का या आधे पाउंड का केक चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाउंड जो होता है वो किसको मेज़र करता है, द्रव्यमान को। पाउंड किस में लेंगे, द्रव्यमान को। अगर हम जिम की बात करें तो जिम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, उनका जो वजन होता है वो किस में लिखा होता है, पाउंड में लिखा होता है। और समय को तो वही किस में मेज़र करेंगे हम, सेकंड में मेज़र करेंगे। तो फुट पाउंड सेकंड, ये कौन सी पद्धति हो गई मेरे पास, चौथी पद्धति हो गई। तो चारों पद्धतियों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन एक बार देख लेते हैं। SI पद्धति, दूसरा लिखा है मैंने CGS पद्धति, तीसरा लिखा है मैंने MKS पद्धति और चौथा लिखा है मैंने FPS। FPS पद्धति अधिकतर फॉरेन कंट्रीज़ में चलती है, ठीक है जी। चलिए वापस हमारी PDF के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस PDF के अंदर चारों चीज़ें दे रखी है, मूलभूत, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। मात्रकों की पहली पद्धति क्या हो गई, CGS। देखिए इसने क्या दे रखा, हम बता देता हूँ पहले। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, समय को किस में माप रहे हैं, इन तीनों की मूलभूत राशियों के रूप में ली गई है। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये पद्धति, दूसरी हमारे पास क्या आ गई भाई, MKS पद्धति आ गई ना। तो देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, MKS पद्धति लिख लेना। यह पद्धति जॉर्जी बोल सकते हैं इसको, जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, जॉर्जी पद्धति। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, अभी बताया था। द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी पद्धति मेरे पास आ गई कौन सी, FPS पद्धति। अभी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो FPS में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, ये लिखा फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है ना। तो FPS में फुट को किस में मेज़र करेंगे हम, लिखा भाई जो फुट आएगा वो किस में आएगा, द्रव्यमान के लंबाई के लिए। जो पाउंड आएगा वो किसके लिए आएगा, द्रव्यमान के लिए। और जो सेकंड आएगा वो किसके लिए आएगा, समय के लिए आएगा, ठीक है ना। पद्धति में बल व्युत्पन्न मात्रक है। इसमें क्या, बल एक व्युत्पन्न आती है जिसका मात्रक क्या होता है, पाउंडल होता है। क्या होता है, पाउंडल। याद रखना, बल का, इसका बल का FPS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पाउंडल, ठीक है ना। बल का वैसे मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है, CGS पद्धति में डाइन होता है, लेकिन FPS पद्धति में क्या होता है मेरे पास, उसका मात्रक पाउंडल होता है, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा। तीसरे के बाद चौथे नंबर की पद्धति हमने बात कर ली थी, SI पद्धति, ठीक है। ये मेरे पास आ गई थी कौन सी, SI पद्धति। जितने भी मूल मात्रक बताए थे वहाँ पर हमने बात कर ली थी SI पद्धति। तो SI पद्धति में सारी चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना। उपरोक्त 7 मूलभूत राशियाँ भी भाई, मूलभूत राशियों के बारे में भी मैंने बात करी थी, कितने प्रकार की होती हैं, 7 होती है मूलभूत राशियाँ। इसके अलावा 2 पूरक राशि होती है, ये बहुत अच्छा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूरक राशि। अब देखिए पूरक राशि में 2 चीज़ आती है, मैं आपको इसको बोर्ड पर समझा देता हूँ। पूरक राशियाँ, ठीक है ना। पूरक राशियों में हम 2 चीज़ की बात करेंगे, एक समतल कोण की बात करेंगे और एक घन कोण की बात करेंगे। मतलब एक बार कोण मैंने थीटा लिया, किसमें, प्लेन में, समतल में लिया। और अगर मैं 3D में बात करूं, किस में बात करूं, 3D में बात करूं, तो वहां पर जो कोण आएगा उसको हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। तो अगर समतल में ले रखे, मतलब 2D एंगल, क्या बोलूँ मैं उसको, 2D एंगल। जैसे ये जो बोर्ड दे रखा है ये कैसा है, 2D में। कोई भी प्लेन ले लिया मैंने, XY प्लेन, यहाँ पर एक रेखा खींच दी मैंने इस तरीके से, ये है ना, ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पर समतल कोण को जो हम लिखते हैं उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन, रेडियन। इसको क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना समतल कोण, समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है भाई, रेडियन। ये क्या चीज़ है, रेडियन, रेडियन, ठीक है ना। और दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम का कोण, ये आइसक्रीम हो गई, ठीक है ना। इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 3D में होता है भाई। आइसक्रीम का जो पूरा कोण होता है वो कैसा होना है, उसमें जो कोण लेंगे वो कैसा लेंगे, 3D में लेंगे। इस वाले कोण को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओमेगा के द्वारा, घन कोण, या फिर उसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यहाँ तो घन के हिसाब से क्यूब एंगल आ जाएगा आपका, 3D में जो आने वाला कोण है वो, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको 12th क्लास में स्थिर विद्युतिकी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी याद रखना कि घन कोण या 3D, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, 3D,
3D में जो कोण मापेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। तो ये दो क्या होते हैं मेरे पास, स्टे रेडियन। जनरली यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, थीटा। ये ओमेगा को वो मत समझिएगा कि ये प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना ओम, ये वो नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा है ना, क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो ये जो दो कोण हमारे पास आ गए इनको क्या बोलते हैं, पूरक राशियां बोलते हैं। पूरक, एक होगा समतल और दूसरा क्या हो गया, घन कोण। ठीक है ना, क्या हो गया, दो हमारे पास, एक समतल होगा, एक क्या हो गया, घन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। थीटा 2D में एंगल लेते हैं तो रेडियन में, 3D में लेते हैं तो स्टे रेडियन में। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर पूरा कंक्लूड करता हूँ, जिसके अंदर मैंने बेसिकली भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं, मूलभूत राशियाँ क्या होती है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, जिसके बारे में बेसिकली मैं आपको बताया। तो आज के इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर पूरा कंक्लूड करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आने वाले जो भौतिक राशियाँ क्या क्या होती है, किस किस तरह से उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा, उस वीडियो को मैं लेकर आऊँगा। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें। ठीक है ना, ताकि इस टाइप के अच्छे वीडियो, हिंदी मीडियम के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना। थैंक यू।